एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। हम लोग सारा प्रश्न इसमें वन लाइनर की मदद से देखने वाली है। आपका और टॉपिक वाइज जो चल रहा है वो आपका एमसीक्यू चलेगा, लेकिन इस सीरीज में मैं आप सभी को हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज सारा वन शॉट यानी वन लाइनर की मदद से सारा चीजें मैं कराने का प्रयास करूंगा। किसके मदद से? वन लाइनर सवाल की मदद से। तो ये आज इसका पार्ट 1 है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है, वह युग जब पत्थर के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? वह कौन सा युग है? युग है जहां हम लोग पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। तो आपका पाषाण युग में जो मानव आदि मानव लोग थे वो लोग पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। क्लियर? अब है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। नहीं समझ में आया? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। अब है कि पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीवन का मुख्य साधन क्या था? यानी कि पूरा पाषाण युग में मानव कैसे, क्या उनका साधन था जीवन का? तो वो शिकार व फल संग्रह, शिकार करते थे और फल फ्रूट्स ये सब खाकर वह जिंदा रहते थे। ओके, अब अगला सवाल है मेरे साथियों कि पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें हम लोग आदि मानव के नाम से भी जानते हैं, जो पूरा पाषाण के मानव थे उन्हें हम लोग आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो प्रथम सबसे पहले इन्होंने आग का आविष्कार किया था। क्या पहला आविष्कार इन्होंने क्या किया था पूरा पाषाण युग में? तो आग का इन्होंने आविष्कार कर लिया। ओके, फिर है कि पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? ये कि पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा कौन सा ऐसा हथियार था, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण औजार था जो बनाया गया? तो वह आपका कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। अगला कि पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो उस समय सारा चीज जो बनाता था सारा वो आपके कठोर पत्थर से बनाते थे। सारा औजार जो थे आदि मानव लोग वो पत्थर से, कठोर पत्थर से बनाते थे। अगला कि पूरा पाषाण युग के शैल चित्र में सर्वाधिक चित्रकन किसका किसका हुआ? तो पशुओं का। किसका? पशुओं का हुआ पूरा पाषाण युग में। ओके, अगला सवाल है, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया भारत में नव पाषाण युग को। अगला, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द को का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का तात्पर्य अर्थ यही है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ओके, आगे पढ़ेंगे तो अगला सवाल है, पशुपालन व कृषि व के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? यानी कि पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार जो था वह आपका क्या था? तो पहिया एवं चाक। यानी कि नव पाषाण युग में आपका पहिया का भी खोज हो चुका था। किसका? पहिया का खोज। फिर आगे पढ़ेंगे तो किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट परिणाम मिलता है? तो नव पाषाण युग में मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कब? नव पाषाण युग में। ओके साथियों, सो अगला सवाल है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, किसका? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये भी आपका नव पाषाण युग में हुआ। किसका? नव पाषाण युग में। अगला है, मानव के व्यवस्थित और स्थित जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो नव पाषाण युग में मानव जो है वो एक घर बना लिया, झोपड़ी बनाया और वो अपना अस्थायी निवास यानी अस्थायी जीवन का प्रारंभ किया। किस युग में? तो नव पाषाण युग में। किस युग में मेरे भाई? तो नव पाषाण युग में। अगला है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने का कला
किस युग में सीखा? तो नवपाषाण युग में ही सीखा। ओके। अब अगला सवाल है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में तांबे की खोज मानव ने कर लिया था। अगला है कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? यानी कि यार मेरे साथियों, कि मानव द्वारा जो पहला फसल है वो कौन था? तो गेहूं व जौ, गेहूं एवं जौ का सबसे पहले फसल यानी कि खेती शुरू की गई थी। आदिम मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो आदिम मानव ने कुत्ता को पालतू सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। किसे? कुत्ता को। ओके। अगला सवाल है चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला है प्रागैतिहासिक अवशोषण का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी उसे हम लोग कहते हैं। प्रागैतिहासिक को अगर कोई अध्ययन करे तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। आर्कियोलॉजी उसको कहती है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका उपयोग किया? तो तांबा का सबसे पहले खोज किया, फिर उसी का उसका ही तांबे की खोज सबसे पहले की और बाद में उसका प्रयोग किया किसका? तांबा का ही। ओके साथियों, आगे सवाल देखिए। तो आगे क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणिक स्थलों का पता चला है? भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक यानी 200 ताम्रपाषाणिक स्थलों का पता चला है? तो आपका महाराष्ट्र में। कहा मेरे साथियों? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि भारत में अब तक सबसे बड़ा ताम्र निर्माता, ताम्र उपयोग करने का अवशोषण कहाँ पाया गया? तो गुनेरिया में। कहा? गुनेरिया, जो मध्य प्रदेश में है। अगला है कि ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकार का मुख्य रूप से किनका चित्रकनन हुआ? तो पशुओं का हुआ। किसका मेरे साथियों? पशुओं का। अगला है ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु का योगदान दिया? तो कांसा का। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने योगदान दिया। ओके। अगला सवाल है संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था? तो आपका सांड था। सांड। क्या? सांड। रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया। कब? 1921 ईस्वी में। किनके द्वारा? दयाराम दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। ओके। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के नगरे व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? तो आयताकार। किसे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल जो था वो आपका मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन था? तो आलमगिरी आलमगीरपुर। कौन? आलमगीरपुर जो था हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी पुरास्थल था। ओके। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम पुरास्थल कौन सा था? तो सूत कांगडोर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल मोहनजोदड़ो, सबसे पूर्वी पुरास्थल अलमगीरपुर और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतकांड्रो जो पाकिस्तान में पड़ता है। ओके। अगला सवाल है मेरे साथियों कि सुतकांडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक। कौन सा? दशक नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी व व्यापारी दोनों सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे सबसे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना। क्या था? नगर योजना। अगर हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल के नवकरयुक्त कच्ची ईंटें द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा में। कहा? कालीबंगा में।
अगला सवाल देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पर्वत जहां के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, तो लोथल के कौन कहाँ के हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र पुरा स्थल कौन सा पुरा स्थल है, तो लोथल के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला है किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नान नगर मिला। किस हड़प्पा पुरा स्थल के एक विशाल सार्वजनिक स्नान नगर मिला, तो मोहनजोदड़ो। क्या मेरे साथियों, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो विशाल स्नान नगर। क्या स्नान नगर नागर जो है वो भारत सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला है किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला, तो धोलावीरा। क्या धोलावीरा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रणाली प्रचलित थी, तो दशमलव प्रणाली। हड़प्पा हड़प्पा काल में माप की गई किस अनुपात में थी, तो 2:16। हड़प्पा काल में माप की इकाई कौन किस अनुपात में थी, 2:16, 2/16। ओके। अगला सवाल है हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, तो गेहूं व जौ। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, तो गेहूं व जौ, गेहूं और जौ। अगला सवाल है किन हड़प्पा पुरस्थलों से विश्व प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशोषण मिले, तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरस्थलों से धान के खेती का साक्ष्य मिला, तो लोथल व रंगपुर, लोथल और रंगपुर। ओके। अगला सवाल है किस हड़प्पा से जौ तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बनावाली। क्या बनावाली। मेरे साथियों, इसी के हिसाब से प्राचीन भारत का वन लाइनर का आज पार्ट 1 समाप्त हो गया। चलिए मिलते आप सभी से इसके सेकेंड पार्ट में। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।